साक्षी की प्रक्रिया को समझने से पहले हम थोड़े मन को समझ लें, क्योंकि योग के संपूर्ण देशना है कि साधक कैसे साक्षी चेतना को उपलब्ध हो जाए और कर्ता भाव से मुक्त हो जाए। अभी जो हमारे मन की प्रक्रिया है, मन का जो तीर है, उसमें एक और फल लगा हुआ है, दूसरा और फल नहीं लगा हुआ है। एक समय है जब तीर प्रत्यंचा पर है, अभी वह लक्ष्य की ओर गति नहीं किया है। फिर तीर प्रत्यंचा को खाली करता है, लक्ष्य की ओर गतिशील करता है और जाकर पक्षी के बिंद जाता है। पक्षी के शरीर में वो तीर जो है सो प्रवेश कर जाता है, लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो ये जो तीर है, इसमें एक ओर तो फल लगा है, लेकिन दूसरे ओर फल नहीं लगा है। जब वो तीर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो प्रत्यंचा खाली हो जाता है। हमारा जो मन है, हमारा जो अभी होश है, प्रतिक्षण अपने स्रोत से वो होश बाहर किसी न किसी ऑब्जेक्ट के पर जाकर, किसी न किसी वस्तु पर जाकर वह छिद गया है और अनेकों धारा में हम जो है सो बट गए हैं, टूट गए हैं। हमारा स्वयं का होने का बोध, सेल्फ का होने का बोध, इसका हमें अस्तित्व ही नहीं है। जैसे राह चलते कोई स्त्री जा रहा है, हमारा होश जो है उसको अनुसरण किया, अनुगमन किया, वह स्त्री जो हमें सुंदर लगी, हम उसी के रंग में रंग गए हैं। जैसे राह चलते हम किसी मंदिर को देखते हैं या किसी बुद्ध को मूर्ति को देखते हैं, हमारा होश जो है उसका अनुगमन करता है। उस समय मैं उसी के अनुसंग हो जाता हूँ और उसी के रंग में जो है रंग जाता हूँ। तो हमारे चित्त पर लगातार विचारों के प्रवाह चलता रहता है, शुभ का अशुभ का, अच्छे का बुरा का। और जैसे विचार होता है मंगल का अमंगल का, उसी विचारों के बीच में डोलने लगता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो है सो अपना स्व का कोई केंद्र नहीं है, अपने होने का अस्तित्व नहीं है। यानी इसे ऐसा समझें, अभी जो हमारा कॉन्शसनेस है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस को मुझे पता है, लेकिन सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस का मुझे अभी बोध नहीं है। अभी मैं चेतन हूँ, घर के प्रति चेतन हूँ, पत्नी के प्रति चेतन हूँ, बच्चों के प्रति चेतन हूँ, पद के, पैसा के और अन्य वासनाओं के प्रति चेतन हूँ। चेतन नहीं हूं तो उसका पता कैसे चलता है? होश तो है, लेकिन सेल्फ और स्वयं का होने का होश नहीं है। ये तीर एक तरफा है। ध्यान में ये तीर दोनों ओर हो सकता है, फल दोनों ओर इसका आ सकता है। जब हम किसी लड़की को देखते हैं तो हमारा ध्यान जो है अपने स्रोत से उस लड़की पर जाकर टिक गया, लेकिन मुझे वहां सेल्फ का, स्वयं का होने का बोध नहीं है। लेकिन ये हो सकता है मुझे अपने सेल्फ और स्वयं का होने का भी बोध हो, और जो उस लड़की को जो मेरा ध्यान अनुसरण कर रहा उसका भी बोध हो, विषय और विषयी दोनों का बोध हो। तो ये जो चेतना विषय और विषयी दोनों को जो जानता है वो कौन है? वो तीसरा पॉइंट, यानी ये जीवन है एक त्रिकोण। तो वो जो थर्ड पॉइंट है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वह चेतना है, वह साक्षी चेतना है। साक्षी का मतलब वह सभी को जान सकता है, वह जानने वाला है, लेकिन उसे कोई नहीं जान सकता। साक्षी का मतलब द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वो अल्टीमेट सत्य है। तो अभी जो हमारा कॉन्शसनेस है वह वन एरो में है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान अभी मेरे प्रति है, लेकिन अपने होने के प्रति नहीं है। आप इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाए, अपने होने के प्रति भी अवेयरनेस हो जाए। मेरी आवाज भी आपको सुनाई पड़ रहा है और अपने होने के प्रति भी आप अवेयरनेस हो गए हैं। तो दोनों के प्रति आप कॉन्शसनेस हो गए हैं। ये जो दोनों को प्रति आप कॉन्शसनेस हो गए हैं, विषय और विषयी, तो वो जो थर्ड पॉइंट है वो कौन है? जो दोनों को जान रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप सुनने वाले हो गए, मैं बोलने वाला हो गया। और आपका जो मन है वो भी तो ध्वनि है,
वो भी मन जो है लगातार बकवास करता जा रहा है। लेकिन इस मन को, इस ध्वनि को कौन सुनने वाले हैं? कभी 2 क्षण बैठ जाए, 5 मिनट के लिए किसी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाए और आंख बंद कर लें और थोड़ा सावचेत हो जाए और मन में जो लगातार ध्वनि चल रहा है, रिदमिक या नॉन रिदमिक, इस ध्वनि को सुनने के प्रयास करें कि कोई तो सुनने वाला होगा, क्योंकि ध्वनि को अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो ध्वनि को जान कैसे सकते हैं? वो जो ध्वनि को सुनने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वही है आप, वही है चेतना। तो उसका अभी बोध नहीं है। तो मन भी एक ध्वनि है जो लगातार बोल रहा है, चुप होने का नाम जानता ही नहीं है। इस बोलने के केंद्र को तो जानेगा वही चेतना जो मौन हो, साइलेंस हो, क्योंकि विपरीत के बिना कोई भी अनुभव नहीं घट सकता है जीवन का। जीवन एक द्वंद है। भूख के बिना भोजन का कोई अस्तित्व नहीं है और प्यास के बिना पानी का कोई अस्तित्व नहीं है और ठंडा के बिना गर्म का भी अस्तित्व नहीं। लिटरेचर में हमें ठंडा और गर्म दोनों एक दूसरे को विपरीत मालूम होता है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में ठंडा और गर्म जो है सो विपरीत नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक ठंडा और गर्म शब्द का उपयोग नहीं करता है। जब हम कहते हैं ये चीज़ ठंडा है तो हमारे सापेक्ष में वह ठंडा है, और जब कहते हैं ये पानी गर्म है तो हमारे सापेक्ष में वह गर्म है। लेकिन वैज्ञानिक वहाँ कहता है कि जब हम कहते हैं ठंडा है तो इसका जो टेम्परेचर है अभी इतना हो गया है, और जब हम कहते हैं गर्म है तब वैज्ञानिक कहता है इसका टेम्परेचर इतना हो गया है। लेकिन हम जब परिभाषिक मूल्यों में उसका वर्णन करते हैं तो हम अपने सापेक्ष में कह रहे हैं कि हम अपने सापेक्ष में कह रहे हैं कि पानी ठंडा है, और अपने ही सापेक्ष में कह रहे हैं पानी गर्म है। जब ठंडा कर रहे हैं तो हमारे टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर कम है तो पानी हमें ठंडा महसूस होता है, और जब हम गर्म कह रहे हैं तो हमारे टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम पानी को गर्म कह रहे हैं। तो ये जो सत्य है, जब भी हम कोई चीज़ को अनुभव करते हैं तो सापेक्षता के द्वारा अनुभव करते हैं, किसी एक दूसरे के सापेक्ष में कह रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ये मकान बड़ा है तो कंपैरिजन हो गया दूसरे से, किसी दूसरे मकान से, अर्थों में जो कि ये मकान बड़ा है। तो ये रिलेटिविटी सत्य हो गया। तो हमारा जब भी फोकस है चेतना का, उसमें वन एरो है। ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस तो है लेकिन सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस नहीं है। मुझे अपने होने का अस्तित्व का बोध नहीं। यानी चेतना जिस स्रोत से प्रवाहित हो रहा है, जिस स्रोत से ऊर्जा बाहर गति कर रहा है, हमारा जो होश है जो बाहर प्रतिक्षण किसी न किसी वस्तु को प्रति जो है हम अवेयरनेस होते हैं और उसी के रंग में हम रंग जाते हैं, तो अभी मेरा होने का अपना जो कोई केंद्र नहीं है। पूरे ध्यान, योग, तंत्र, सांख्य, इन सभी का अभिप्राय है हमारे भीतर वो केंद्र, वो क्रिस्टलाइजेशन, वो केंद्रीकरण कैसे घट जाए। जब हम योग, ध्यान और इन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो हमारे भीतर एक केंद्रीकरण, एक क्रिस्टलाइजेशन घटता है। पतंजलि केंद्रीकरण कहते हैं, गुरुजी इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब वो हमारे भीतर क्रिस्टलाइजेशन घट जाता है तो हमारे सेल्फ और स्वयं होने का बोध का अस्तित्व हो जाता है। हम ये देखते हैं कि चेतना जिस स्रोत से प्रवाहित हो रहा है उस स्रोत से हम जुड़ जाते हैं। जुड़े तो अभी भी मैं उस स्रोत से हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है, अचेतन रूप से जुड़ा हूँ। चेतन रूप से मुझे उसके प्रति होश नहीं है। अगर चेतन रूप से मुझे किसी चीज़ के प्रति होश नहीं है, मेरे पास 100 रुपया है और चेतन रूप से मुझे इसका पता ही नहीं है मेरे पास 100 रुपया है, उसके होने और न होने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अभी भी मैं उसी चेतना के स्रोत से जुड़ा हूँ, लेकिन अचेतन हूँ। अचेतन होने के कारण जो है सो उसका मुझे बोध नहीं हो रहा है। वस्तु के प्रति तो मैं चेतन हो गया, लेकिन स्वयं के प्रति अचेतन है। तो पूरे ध्यान और योग की प्रक्रिया है कि हम सेल्फ का होने के बोध से उस स्रोत से, जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, उस स्रोत से कैसे जुड़ जाए। तो जब हम उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा का एक क्रिस्टलाइजेशन होता है
और भीतर एक केंद्रीकरण घटता है, तब हमारे भीतर जो है हम ऊर्जा के उस स्रोत से जुड़ जाते हैं जिस स्रोत से ऊर्जा बाहर गति कर रहा है। अब मैं जब चाहूँ बाहर गति कर सकता हूँ, जब चाहूँ भीतर गति कर सकता हूँ। जब मैं उस केंद्र को उपलब्ध होता हूँ तब हमारा ऊर्जा है अंतर्मुखी हो जाता है और अपने ही केंद्र पर ऊर्जा जो है वह जो है सो समाविष्ट होने लगते हैं, घूमने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा का नियम है या तो बाहर गति करेगा या भीतर गति करेगा, ठहरना उसका स्वभाव नहीं है। तो जिस स्रोत से ऊर्जा बाहर जाकर गति कर रहा था, अब योग ध्यान के प्रोसेस से जब मैं गुजरता हूँ तो वह ऊर्जा को बहिर्मुखी जो हमारी एनर्जी है उसको हम अंतर्मुखी करते हैं और जब वो एनर्जी धीरे 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 अंतर्मुखी होते हैं, हमारे भीतर एक केंद्र को तलाश करते हैं जिस केंद्र से वह ऊर्जा प्रवाहित हो रहा था, उस स्रोत से हम जुड़ जाते हैं, तब वो केंद्रीकरण हमारे अस्तित्व में आता है। तब एक साथ सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस और ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस दोनों का बोध होता है और वह जो दोनों को अस्तित्व को विषय और विषय को दोनों को जानता है, वह थर्ड पॉइंट जो है वह साक्षी चेतना है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग। तो इस साक्षी चेतना को हम कैसे उपलब्ध हो जाए? अभी जो हमारा अस्तित्व है, अभी अपने आप को मैं शरीर ही समझता हूँ। कभी कभी किन्हीं क्षणों में जो बॉडी ओरिएंटेड नहीं है, माइंड ओरिएंटेड है, वो अपने आप को मन समझता है। कोई आदमी भाव प्रधान है तो वो अपने आप को भावना के तल पर जीता है। 3 तल जीवन का, एक शरीर, दूसरा मन, तीसरा भाव। कोई आदमी मन से ज्यादा अपने आप को अटैचमेंट महसूस होता है, शरीर गौण है। कोई आदमी भावना के तल पर अपने आप को अधिक प्रवाहमान समझता है, मन और शरीर दोनों गौण है। और कोई आदमी अपने को जड़वत शरीर ज्यादा महसूस होता है, मन भावना को अभी उसके अनुगुंज भी नहीं सुनाई पड़ता है। तो जो जहां से होगा वहीं से यात्रा हो। तो शरीर से है तो शरीर के प्रति जो है सो हम कॉन्शसनेस हो जाए, उठे बैठे चले फिरे उसे होश से करें। जब शरीर के प्रति हमारा ये आइडेंटिफिकेशन ये टूट जाएगा तब हम दूसरे कक्ष में प्रवेश करेंगे। हम अपने मन में जो ध्वनि हो रहा है लगातार कुछ न करें, सावचेत होकर मन में जो ध्वनि हो रहा है उसको सुने। जब भी हम गौर से सुनने लगेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि मन में वह ध्वनि जो है रुकने लगा है, क्योंकि एक ध्वनि और दूसरे ध्वनि के बीच गैप है। अगर गैप नहीं होगा तो ध्वनि पर ध्वनि जो है शब्द पर शब्द चढ़ जाएगा। तो गैप तो होना ही चाहिए। जैसे हमारे 2 उंगलियों के बीच गैप है, यही गैप दोनों उंगलियों को जोड़ता है। तो 2 शब्दों के बीच गैप है। जैसे राम आया, तो राम और आया के बीच जो गैप है वह दोनों को जोड़ता है और वही गैप, वही शून्य हम है। तो हम न राम पर ध्यान दें न आया पर ध्यान दें, उस शून्यता पर ध्यान दें। जब हम शून्यता पर ध्यान देते हैं तो एक शून्यता आया, फिर दूसरा शून्यता आया, तो एक शून्यता दूसरा शून्यता आया, तो दोनों शून्यता मिलकर एक शून्यता हो गए। लेकिन एक शब्द और 2 शब्द मिलकर एक शब्द नहीं होगा, 2 शब्द हो जाए। तो थोड़ा सजग हो जाए, ध्यान के प्रयोग करें और ध्यान साधना के प्रयोग से हमारे भीतर वो केंद्रीकरण घट जाता है, जिसे सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। हम अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं, जिस स्रोत से चेतना प्रवाहमान है। अभी हमारे स्थित ऐसा है जैसे सागर है, सागर में बहुत सारे लहरें जो है सो उछाल मार रहे हैं, ज्वार भाटाएं आ रहा है, तरंगे जो है आंदोलित हो रहा है, लेकिन सागर अपने गहरे केंद्र में जो है बिल्कुल साइलेंस और शांत है। वहाँ कोई तरंग, वहाँ कोई रिपल नहीं है, परिध पर हलचल है। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड चेतना के सागर से, प्राण की ऊर्जा से अप्लावित है। बाहर परिध पर जो है भाव, मन, रूप, रंग बनता है, बिखरता है, ये एक लहर के समान है। जब हम साक्षी चेतना के उपलब्ध होते हैं तो हम भीतर अपने गहन अंतःस्थल में पहुंचते हैं, जहां एक मौन साइलेंस, जहां कोई शब्द भी नहीं है। उस स्रोत से हम जुड़ जाते हैं। जब हम स्रोत से जुड़ जाते हैं वही साक्षी चेतना हुआ। तब हम साक्षी चेतना को उपलब्ध हो गए। साक्षी चेतना में कर्ताबंध जो है मिट जाता है। अभी हम हर एक चीज के साथ
अपने आप को कर्ता महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो कर्ता के भाव को कैसे पिघलाया जाएगा? ये कर्ता के भाव जो हमारे आसपास बन गया है, जैसे इस रूम में अंधेरा हो तो अंधेरा को कैसे मिटाया जाए? हम पोटली बांध कर अंधेरा को बाहर करेंगे, धक्के मार कर बाहर करेंगे? नहीं होगा। जो भी उपाय करेंगे वो नेगेटिविटी उपाय होगा, वो नहीं होगा। हमें कुछ विधायक उपाय करना पड़ेगा। हम एक छोटा सा दिया जलाएंगे, कमरे का अंधेरा जो है सुविधा हो जाए। तभी जो ये कर्ता भाव है, इसके प्रति हम कितना भी कहेंगे मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं साक्षी चेतना हूँ, कुछ भी कहें, आप कर्ता के कर्ता हैं। हम होश और अवेयरनेस, जागरूकता जितना अपने भीतर पैदा करेंगे, कर्ता का जो चट्टान है धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। और जिस कर्ता भाव के कारण हम अपने आप व्यक्तित्व को ठोस हुआ महसूस करते हैं, पृथक हुआ महसूस करते हैं, कर्ता भाव के पिघलते ही हम सागर के साथ एक रूप हो जाते हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा है तो सागर का ही एक रूप, लेकिन अभी वह बर्फ हो गया है, वह अपने आप को सागर से अलग अपना अस्तित्व जान रहा है, लेकिन जरा सा ही सूरज के किरण को स्पर्श पाते ही बर्फ के टुकड़ा पिघलना शुरू हो जाता है और थोड़े ही क्षणों के बीच पाते हैं कि मैं सागर हो गया। सागर और बर्फ के टुकड़ा में अब कोई अंतर नहीं रह गया। ऐसा ही हमारा अस्तित्व है।